नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। और आज इकोनॉमी की अगली कक्षा है। और अगली कक्षा में जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, बाजार, इस तरीके की चीजें, सब में एक कॉमन चीज थी, वो वस्तु और सेवा। वस्तु और सेवा का उत्पादन कैसे हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। और वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या चीजें लगती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दुर्भाग्य से ऐसा है कि एनसीईआरटी की क्लास 8 की पुस्तक अभी जो एकदम से रिसेंट आई है, वो हिंदी में नहीं है, वो अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी से आपको डरना नहीं, मैंने पहले ही बोला है। और अंग्रेजी के साथ साथ मैंने गूगल ट्रांसलेट, गूगल अनुवाद से हिंदी रूपांतरण कर लिया है। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो सबसे पहला वो है, वो क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा मैं दिखा दूंगा। फैक्टर, है ना? क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन के कारक। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के क्या है? कारक। सेक्टर था, अब फैक्टर है ना? जैसे यहां पे आप देखेंगे तो इसमें जो है आपको मैं बीच बीच में दिखा दूंगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और यहीं पे एक क्या है? परिभाषा है, परिभाषा या कोट कह सकते हैं। फॉर ए कंट्री, किसके लिए? एक देश के लिए। लाइक इंडिया, इंडिया जैसे देशों के लिए। इंडिया में जैसे देशों के लिए क्या विकासशील देश कहना चाह रहे हो, या डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो जनांकीय लाभांश है, जब बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि यंग हैं, प्रोफेशनल हैं, काम करने के इच्छुक हैं, एनर्जी है, वैसे देश में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ and productivity will probably come about from more efficiently using land, labor and capital. अब यहां पे ध्यान रखना है, कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब विकास। अब विकास की बात हम जब करते हैं, विकास की बात हम जब करते हैं तो विकास कई लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, उसे रोज खाना नहीं मिलता है, उसे रोज खाना मिलने लगे तो यह उसके लिए विकास है। एक मध्यम वर्गीय परिवार है जो अभी तक मोटरसाइकिल का, ये दोपहिया वाहन का यूज करता था, अब वो कार से चलने लगा, तो ये उसके लिए विकास है। एक व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो फॉर्चून 500 के अंतर्गत आने लगा है, तो यह उसके लिए विकास है। इसी तरीके से कोई देश जो आज खाने के लिए, जैसे बुरुंडी जैसे देश खाने के लिए वो तरस रहे हैं, यदि उन्हें लगातार अनाज मिलते रहे तो वो क्या हो गया? वो उनके लिए विकास है। अमेरिका जैसे देश, जहां पे क्या विकास है? तो पर कैपिटा इनकम। स्विट्जरलैंड जैसे देश, या नॉर्वे जैसे देश, या आयरलैंड जैसे देश, क्या विकास है? कि वहां के जीव, वहां के लोगों की आयु बढ़ जाए, पर्यावरण वहां पे बहुत अच्छा हो। इस तरीके से विकास की परिभाषा हर जगह अलग अलग है। पर भारत जैसे देश में हमारे लिए क्या है? कि हमारा पर कैपिटा इनकम और पॉवर्टी, एजुकेशन सेक्टर, ये सारी चीजें डेवलप हो जाएं, एनर्जी हमेशा मिलता रहे, तो ये हमारे लिए विकास है। अब इनके लिए एफिशिएंटली यूजिंग लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब यहां पे तीन चीजें हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। अब लैंड का मतलब यहां पे जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो लैंड का मतलब, भूमि का मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, फिजिकल लैंड का नहीं होता, उससे जुड़े हुए सारी चीजें, जैसे जल, हवा, या इस तरीके की प्राकृतिक सोर्स की चीजें जो प्राथमिक क्षेत्र में, उनको हम लैंड के रूप में जानते हैं। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो है लेबर। अब लेबर जो है, इसको, लेबर को हम कई रूपों में जान सकते हैं। जैसे मान लो कि ये लेबर स्किल्ड भी हो सकता है और अनस्किल्ड भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल में भी हम दो चीजें जान सकते हैं। कौन सा कैपिटल? तो क्या बोलते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और फ्लोटिंग कैपिटल, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं अभी हम। उसके बाद ये कैपिटल सबसे बड़ी चीज, कि कैपिटल ही नहीं आता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एफडीआई पे मुंह ताकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद जो चौथी चीज है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो विवेक देवराय कौन थे? चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। ठीक है। तो इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। जैसे ये गूगल ट्रांसलेट है, ध्यान रखिएगा, यहां पे आप शुद्धता की बात नहीं करेंगे। ठीक है।
तो ये गूगल ट्रांसलेट है, ये ध्यान रखिएगा। आपको मैं गूगल ट्रांसलेट से ही पढ़ा दू रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कई लोग अंग्रेजी देख के ही डर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने क्या कहा, उत्पादकता, विकास और उत्पादकता में सबसे बड़ा योगदान भूमि, श्रम और पूंजी के अधिक कुशलता से उपयोग। क्या अधिक कुशलता से उपयोग, इसलिए इनका कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास कम संसाधन है। जैसे आपने देखा होगा कई बार जब लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो वो अकुशलता से भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास सीमित संसाधन है वो, जैसे पानी का प्रयोग। अब पानी का प्रयोग जो नदी किनारे या नदी के उसमें रहते हैं, जैसे गांव में कोई नदी में है तो उन्हें कहेंगे कि बस इतना ही, एक ही बाल्टी पानी से नहाओ, तो वो कहेंगे अरे यार नदी में नहा रहे हैं, मुंबई के घर में या किसी चौल में नहीं नहा रहे हैं कि एक ही बाल्टी पानी से नहा लें, नदी में डूब के नहा लेंगे। उसी तरीके से जब संसाधनों की अति उपलब्धता हो तो उसका उचित उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे पास जब संसाधन सीमित हो तो संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए फैक्टर्स क्या क्या हैं। जैसे आपने देखा होगा कपड़े, जूते, बैग, स्कूल फर्नीचर, कंप्यूटर कैसे बनते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक रत्ना है। रत्ना क्या है, बाहरी इलाके में पॉज पॉइंट नाम एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है। क्या करती है, एक रेस्टोरेंट चलाती है। रेस्टोरेंट चलाने के लिए क्या करेगी वो, लोकप्रिय पॉज पॉइंट 7 लोगों की टीम के साथ बढ़ रहा है जो रत्ना के व्यवसाय को प्रबंधन में मदद करता है। 5 साल जब उन्होंने, तो इस तरीके से वो क्या करेगी, एक व्यापार डालेगी। व्यापार क्या है, तो वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण के लिए उत्पादन विभिन्न इनपुट या कारकों का संयोजित करता है। जो व्यापार है वो क्या करता है, सबको इनपुट करता है। जैसे हम लोग एक व्यापार करना चाहते हैं तो क्या एक आदमी व्यापार कर लेगा, नहीं, उसके लिए क्या पूंजी लगेगा, प्रबंधन लगेगा, प्रेमिसेस लगेगा, मतलब लैंड, लेबर और कैपिटल। साथ ही साथ एक चीज लगेगी, वो रत्ना के पास थी। वो रत्ना क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के मतलब उस काम करने की इच्छा, उस काम करने की इच्छा शक्ति, उस काम करने को रियल में या योजना को जमीन पे उतारने की कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए, जैसे आपने देखा होगा कई दुकानें, किराने की दुकानें है ना, क्या बेचते हैं, खाद्यान्न, दूध, रोटी। ये क्या है, इनपुट क्या चाहिए, पैकेज सामान चाहिए, नाशवान वस्तुएं, भंडारण, है ना। तो इस तरीके से फ्रिज चाहिए, ये तरीके की चीजें, पका हुआ भोजन। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजी में ही देख लीजिए, ज्यादा बेहतर आपको लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, यहां पे आप देखिए तो क्या इनपुट्स लगेगा, आपको यहां पे समझ में आएगा। जैसे ग्रोसरी शॉप है, नंबर इन द लोकेलिटी, क्या लगेगा, इनपुट। ठीक है, इनपुट रिक्वायर्ड है, पैकेज गुड्स, पेरिशेबल, स्टोरेज स्पेसेस, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि कोई इनपुट लगेगा। मान लीजिए आप एक दुकान खोलते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक किराए में एक जगह लेनी पड़ेगी। जगह लेने के बाद क्या करना पड़ेगा, वहां पे सामान रखना पड़ेगा। सामान रखने के बाद क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको बैठना पड़ेगा, सामान रख के बंद नहीं कर सकते हैं। तो कैपिटल लगी, कैपिटल किस रूप में, तो एक प्रीमिसेस के रूप में। ठीक है, पहला वहां पे फ्रिज खरीदा या और चीजें भी लगाई, तो पहला कैपिटल क्या है, वहां पे आपने फिक्स्ड कैपिटल लगाया, क्या कि एक जगह खरीदी, उसमें अलमारियां बनाई, वो फिक्स्ड कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल किसे कहेंगे, जो आपने यहां पे डाला, पैकेज्ड गुड्स डाला, है ना, वो सारी चीजें, फूड ग्रेन, मिल्क, ब्रेड, ये सारी डाला और ये प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए जो पैसा लगेगा वो वर्किंग कैपिटल है। अब आप काम कर रहे हो यहां पे, तो जो काम कर रहे हो वो लेबर है, और आपने जिस मतलब हिम्मत से खोला वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इस तरीके से आपने कई चीजें देखी होंगी, रेस्टोरेंट है, वेजिटेबल वेंडर्स है, इस तरीके की चीजें कई देखी होंगी, है ना। अब यहां पे आपको देखना है, तो सबसे पहले लैंड की बात करते हैं। लैंड लगता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, सबसे पहले क्या लगता है, लैंड। अब लैंड जो है, आप यहां पे देखिए, भूमि जो है, भूमि इकोनॉमिक पर्पस में नॉट ओनली जियोग्राफिकल लैंड बट ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेस। क्या, लाइक सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, एयर,
सनलाइट, मिनरल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन सब को भूमि या लैंड के रूप में काउंट किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। लैंड का मतलब जब हम नेचुरल रिसोर्सेस आ जाते हैं, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम आते हैं तो लैंड का मतलब नेचुरल रिसोर्सेस। अब हम इसको जोड़ सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में जो चीजें होती थी, प्राइमरी सेक्टर के लिए जो, प्राथमिक सेक्टर के लिए जो उपज करते थे, उसके लिए जो जरूरी होती थी, वो सब लैंड में शामिल होता है। रिकलेक्ट द चैप्टर ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस आप फिर से पढ़ेंगे एंड देयर यूज, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ये क्लास 8 का 7th चैप्टर है। नई एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं, वो अब इतना टफ बना दिया गया है कि पढ़ने और पढ़ाने वालों दोनों को दिक्कतें। ठीक है, तो ये क्या है, वेयर वी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेस देन दैट नेचर गिफ्ट्स, है ना। क्या हुआ, प्रकृति से हमें उपहार स्वरूप मिले हैं एंड हाउ वी यूज देम। बिजनेस आइदर परचेज द रिक्वायर्ड लैंड और पे रेंट टू यूज फॉर ये पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या, जो बिजनेस है वो क्या करेंगे, एक्वायर्ड करेंगे एक प्रीमिसेस का, तो ये लैंड हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा जो मामला है वो है लेबर का। क्या है, लेबर। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, लेबर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो लेबर है स्किल्ड और एक लेबर है अनस्किल्ड, और इन्हें ही हम ह्यूमन रिसोर्स के नाम से जानते हैं। क्या भारत में ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी है? नहीं है कमी, क्योंकि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड में बहुत आगे है, जनांकीय लाभांश मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 35 ईयर से कम वाले लोग, 35 ईयर से कम वाले लोग की संख्या जो है 65% के करीब है। 65% लोग 35 ईयर की एज से नीचे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी आबादी तो पहले कितना है, 1 अरब, है ना, मतलब 140 करोड़ हम कर लेते हैं, है ना, ये हो जाएगा 140 करोड़ कह लेते हैं। ठीक है, अब 140 करोड़ जो जनसंख्या है, वो 140 करोड़ जो जनसंख्या है वो हमारे लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। और प्लस पॉइंट क्यों है, क्योंकि उनमें से अधिकांश जो है वो काम करने के योग्य हैं। क्या है, काम करने के योग्य। अब ये काम करने के योग्य कब होते हैं, इनकी बात हम जरा कर लें। जैसे आप यहां पे देखिए, लेबर इज एसेंशियल इन प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। कारपेंटर, फार्मर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, टीचर, डॉक्टर यूज वेरिंग लेवल ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड स्किल। अब स्किल किसे कहते हैं, यह ध्यान रखिए। एवरीवन कंट्रीब्यूट डिफरेंटली थ्रू देयर वर्क, हेल्पिंग क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सोसाइटी नीड्स। समाज की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ये लोग काम करते हैं। यहां पे आप देखिए, स्किल किसे कहते हैं। स्किल क्या है, द एबिलिटी टू डू एन एक्टिविटी और जॉब वेल विथ प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। अब यहां पे देखिए, आपको एजुकेशन तो मिल गया, लेकिन आपको किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं मिली है। आप किसी चीज को कर नहीं पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको ट्रेन नहीं किया गया। जैसे मान लीजिए, आपको पता है कि आपने एक कारपेंटर के साथ कुछ दिन काम किया और आपको लकड़ी काटना आ गया, लकड़ी जोड़ना आ गया। अब यहां पे ये ट्रेनिंग तो मिल गई। स्किल, जब हम स्किल प्रॉपर वे में देंगे, तो मान लीजिए इसका काम जो है 3 महीने में आपने सीखा था, और मैं कहूंगा कि 3 महीने आप पढ़ाई कर लो। अब कहोगे इसके लिए क्या पढ़ाई करनी, कारपेंटर की बात कर रहा हूं मैं, अभी एक उदाहरण ले रहा हूं। आप कहोगे इसके लिए क्या बात करनी, कारपेंटर के लिए तो बस सीख लिया, ट्रेनिंग हो गई। अब यहां पे आप समझिए, आप जब तक एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप जहां काम कर रहे हैं वहां जामुन, आम, साल के पेड़ मिल रहे हैं, तो आपको पता है कि जामुन के पेड़ से ये बनता है, आम के पेड़ से ये बनता है, और साल के पेड़ से ये बनता है। बट आपको उठा के अमेरिका भेज दिया जाए, तो अब क्या करेंगे। अब आपको तो पता ही नहीं, क्या फिर से 3 महीना देंगे सीखने के लिए? नहीं।
यहाँ पे 3 महीने में आपकी जो पढ़ाई होगी वो पढ़ाई होगी कि किस लकड़ी की डेंसिटी कितनी होती है, और जिस डेंसिटी में या जिस टफनेस में वो रहता है उसका प्रयोग किन किन चीज़ों के लिए किया जा सकता है। यदि ये आपको मिल जाए, साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए, देन आपका स्किल पूरा हो जाएगा। तो 3+3 मिल गया, देन आप क्या करोगे, आप स्किल लेबर हो जाओगे और आपकी मेहनताना या आपका जो सैलरी है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। क्लियर। तो इसके लिए क्या करना है हमें, आपने देखा होगा इसके लिए सरकार स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करी है और वो चला रही है। अभी विश्वकर्मा एक स्कीम भी चलाया गया। तो आप जब इसको देखोगे, जैसे स्किल इंडिया देख लो, विश्वकर्मा देख लो, तो इस तरीके की चीजों को देखते रहना। अब पीपल एज ए रिसोर्स मैंने बता दिया आपको, की रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड प्रोडक्शन प्रोसेस एज दे अप्लाई देयर नॉलेज स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग। यहां पे ध्यान रखना, डिसीजन मेकिंग सिर्फ स्किल या ट्रेनिंग होने की बात नहीं है। अब निर्णय उस समय क्या करना है ये भी बहुत काम की बात है। जैसे मान लो किसी का घर बन रहा है और सीढ़ियां निकलने में परेशानी हो रही है, ठीक है। तो उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि जो भी है मिस्त्री, ये कैसे बनाएगा, ये कैसे बनेगा। तो आपके पास डिसीजन मेकिंग भी होना चाहिए कि इस चीज में या कहीं से लीकेज हो रहा है या कहीं से सही चीजें नहीं बन रही है। उस समय डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये चीजें भी आपको आनी चाहिए, जिससे क्या होगा, क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, ये पुलिस ऑफिसर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये साइंटिस्ट इन्वेंट न्यू टेक्नोलॉजी, ये शेफ डेवलप न्यू रेसिपी, etc. They all require a special set of knowledge and skill to perform well. Of course, they all must be dedicated their work to do. है ना। आगे चलते हैं, सॉरी सॉरी, ठीक है, वर्क टू डू, है ना। तो ये आपने देखा होगा, वर्कर टू, ये टी प्लांटेशन। अब ये तो काम कोई भी कर लेगा, लेकिन ये काम करना आसान नहीं है, ये काम करना भी आसान नहीं है, ये काम करना भी आसान नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, कारपेंटर हो रहे हैं, है ना। तो ये गुड जॉब। द वर्ड लेबर refers to the physical and mental effort used in production. However, human capital refers to the specialized skill. Human capital किसको, तो specialized skill है, उसको हम मानव पूंजी के रूप में जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कंपनियां कुछ लोगों को किसी भी कीमत पे नहीं निकालना चाहती। यदि वो जाएं तो उन्हें कहेंगे कि चलो ठीक है तुम इतना ले लो, या फिर तुम्हारी सैलरी इतनी कर देते हैं। वो उनको नहीं निकालना चाहती क्योंकि वो उनके ह्यूमन कैपिटल है। अब फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल कौन है, तो सबसे पहला क्या है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए। आगे देखते हैं, जैसे मान लो ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना। लर्न इन स्कूल एनरिच योर नॉलेज एंड प्रिपेयर यू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। आपने कुछ चीज़ें सीखी और आप उसे रियल वर्ल्ड में जब आते हैं, जो प्रॉब्लम आती है तो आप उसे सॉल्व कर पाते हैं, तो आपने सीखी है। जैसे मान लीजिए आपने हार्डवेयर सीखा और आपका कंप्यूटर घर का खराब हो गया, तो आप यदि नहीं बना पा रहे हो तो आप रियल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो एक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सिविल इंजीनियर स्टूडेंट लर्न प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड मटेरियल which are applied to building infrastructure like road and bridges. The challenge lies creating durable, cost efficient। हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला क्या है, पहला चैलेंज क्या है आपका, तो एक तो है कि क्या, क्रिएटिंग ड्यूरेबल, टिकाऊ होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, लागत भी इसकी ठीक ठाक आनी चाहिए, इकोनॉमी इको फ्रेंडली होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब है पहला तो ये है कि ये लंबे समय तक चले, दूसरा ये है कॉस्ट इफिशिएंट हो, इसमें इतना भी खर्चा नहीं लगा हो, तीसरा ये है कि पर्यावरण के अनुकूल हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो ये चीजें आपको
देखना पड़ेगा। दिस इज अचीव्ड थ्रू ट्रेनिंग। अब क्या करना चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग करा जाए, सच एज ऑब्जर्विंग कंस्ट्रक्शन साइट, टेस्टिंग मटेरियल, अंडरस्टैंडिंग सेफ्टी प्रोसीजर एंड हैंड्स ऑन एप्लीकेशन। विथ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडिविजुअल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर एक्सेल इन देयर करियर। अब यहाँ पे है कॉग्निटिव। गुड हेल्थ सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए हेल्थ बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 35 से कम एज वाले 65% हैं, लेकिन वो सब बीमार रहते हैं, तो कोई मतलब बनेगा? तो इसका मतलब है कि हमें पहले, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हेल्थ उनका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तब तो वो काम कर पाएंगे, नहीं तो क्या कर पाएंगे। अलाउइंग चिल्ड्रेन अटेंड स्कूल रेगुलरली। अब जैसे मान लो बच्चा बीमार रह रहा है, वो स्कूल जा ही नहीं पा रहा, स्कूल जा नहीं पा रहा तो वो सीख नहीं पा रहा क्योंकि उसका हेल्थ नहीं है। तो जब तक वो लर्न नहीं करेगा तब तक उसको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, और ट्रेनिंग करने के बाद भी यदि वो सही तरीके से नहीं रह पा रहा है तो क्या वो काम पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डेवलपमेंट अलाउइंग चिल्ड्रेन, सिमिलरली वर्कर्स आर एबल टू गिव देयर बेस्ट फिजिकली एंड मेंटली व्हेन दे आर ऑफ साउंड बॉडी। जब वो अच्छा रहेगा, जब वो स्वस्थ रहेगा, तभी तो वो अपना बेस्ट दे पाएगा। नहीं तो एक मरे हुए इंसान को, मरे हुए इंसान मतलब स्वस्थ इंसान को या एकदम से आलसी इंसान को कोई लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। तो इसके बाद है हम लोग थोड़ा सा है हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम लाइक हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर, फार्मा और डायग्नोसिस सेंटर कंट्रीब्यूट डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल। यदि मान लो प्राइमरी हेल्थ सेंटर ना हो, डॉक्टर्स ना हो, दवाएं ना हो, तो लोग ठीक रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और नहीं ठीक रह पाएंगे तो क्या वो उचित काम कर पाएंगे या देश के विकास में योगदान दे पाएंगे? तो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हम कई चीजें देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रोड, मान लो हम 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर रोज काम करने जा रहे हैं, इसमें कोई ट्रैफिक ना हो बहुत, तभी तो हम काम पे पहुंच पाएंगे। जैसे आपने बेंगलुरु का सुना होगा कि वहां पे 20 किलोमीटर के लिए आपको 3 घंटे पहले निकलना पड़ेगा ताकि आप वहां पे 3 घंटे बाद पहुंच जाओ। ये गारंटी है कि 2 घंटे का जाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, ये कल्चर ऑफ हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जैसे मान लो यहाँ पे देखो कैजन, है ना, एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। क्या जापानीज कॉन्सेप्ट है? ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, इस तरीके से चीजों से क्वेश्चन पूछता है। अब सोशल क्या मामला है? सोशल एंड कल्चरल। आपने समाज में देखा काम करने का, बचपन से आप मान लो पापा को देख रहे हो कि काम करने में वो एकदम से आलसी हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या होता है? आपने पापा को देखा, मान लीजिए आपने किसी को भी देखा, वो जा रहे हैं, गुटखा थूक दिया उन्होंने, आप क्या करोगे? आप भी वही काम करोगे। आप जा रहे हैं, वो उन्होंने कूड़ा फेंक दिया रास्ते में, आप भी वही काम करोगे। वो जा रहे हैं मेट्रो में, कहीं पे भी लड़ गए, झगड़ गए, जबरदस्ती सीट ले ली, ट्रेन में सीट ले ली, बस में झगड़ा कर रहे हैं, है ना, कहीं पे चोरी कर ले रहे हैं। हमारा सिविक सेंस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो जो आप देखोगे वो हमारी आने वाली पीढ़ियां वही तो सीखेंगी। तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो उसी से होता है। जिस तरीके का समाज हम देख रहे हैं उसी तरीके का समाज हमारा बन रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे यहां पे जापानीज वो है कैजन, ठीक है। कैजन क्या है? एक 6 स्टेप है। 6 स्टेप में आप सीखोगे कि कैसे इंप्रूव करते हैं अपने आप को, ठीक है। क्या करते हैं? हेल्प देयर इज ए विच मीन्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है एक स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही साथ छलांग कर लेंगे। जैसे आज हम 10 बजे तक उठ रहे थे, अब कल से हम 4 बजे उठना शुरू करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो मैं एक दिन में 30 सिगरेट पी जाता था, तो हम कल से एकदम से छोड़ दे, कोई आए और कहे कि एकदम से छोड़ दो, तो ये नहीं हो सकता। कल हो सकता है 29 कर लें, एक छोड़ दें, हो सकता है कुछ दिन तक 29 चले, फिर 28 कर लें, फिर 25 कर लें, फिर हो सकता है 20 कर लें। इस तरीके से धीरे धीरे क्या? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट।
तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को क्या कहा जाता है? जापान में एक प्रकार है कैजन, आप इसे सर्च कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। Been applied in Japan since mid 1940 and has helped Japan achieve higher standard of living for its people। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि आज जापान एशिया में एकमात्र देश है जो विकसित है और उसके पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। सिंगापुर बहुत छोटा देश है, उसे आप सिंगापुर हांगकांग को मत कंपेयर करिएगा, क्योंकि जापान एक बड़ा देश है और ठीक ठाक वो रखता है ना। उसके बाद एक अनदर एग्जांपल कहाँ का है? तो जर्मन, आपने देखा होगा जर्मन वर्क ethic which is deeply rooted in their history। Germany is renowned for its high quality industrial output। जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो वहाँ की कार, जर्मन कारें जो है इंपॉर्टेंट है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, वो सब वहाँ की कारें हैं और आप अपने टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छे से जानी जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या है? एक दिन का नहीं है। और उसके बाद क्या है? पंक्चुअलिटी, attention, detail and quality। This quality of their human capital contributed to their rise and global leader technology and manufacturing। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार आपने देखा होगा हम 5 बजे आ जाएंगे और आप 5 से 5:30 हो गया, 6 हो गया, वो व्यक्ति आया ही नहीं। फिर फोन आता है कि ट्रैफिक में फंस गए थे, फिर उसके बाद फोन आता है कि थोड़ी देर बाद आएंगे, फिर फोन आता है कि आज का मीटिंग कैंसिल कर दो। और ऐसे लोग भारत में किस तरीके की नींव रखना चाहते हैं? लोग यहाँ पे परसेप्शन बना के रखे हैं, एक मानसिक स्थिति बना के रखे हैं कि हम अपने टाइम पे जाएंगे तो हमारी इज्जत नहीं रह जाएगी। और ये परसेप्शन इतना बुरा है, भारत को पीछे छोड़ने में ये छोटे छोटे जो हैबिट हैं वो बहुत ही योगदान देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें। लेट डू स्मॉल एक्सपेरिमेंट, है ना। अब देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की बात आ रही है। मेक लिस्ट ऑफ 10 वर्किंग एडल्ट इन फॉर फैमिली एंड नेबरहुड, आस्क देम टू डिस्क्राइब द कल्चर एंड देयर वर्क प्लेस, शेयर नोट विथ योर क्लासमेट। अब यहाँ पे कई चीजें हैं जो आप वर्क प्लेस में देखेंगे कि कई काम करने के तरीके हैं। तो कोई कहेगा चलता है, ठीक है, ऐसे ही कर लो, अरे थोड़ा सा काम कर दो, ये हो जाएगा। बस टेम्पररी काम करते हैं हम कुछ भी करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं? टेम्पररी। कुछ भी यदि कोई कह रहा है तो उसे हम सुनते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे मान लीजिए यदि कोई गाड़ी में थोड़ी सी खराबी आ रही है तो हम क्या करते हैं? तब तक चलाते हैं जब तक वो गाड़ी बिल्कुल ठप ना पड़ जाए, रुक ना जाए। और ये चीजें हम लोग, ये क्या है? रिस्क है। ठीक है, अब यहां पे चैलेंजेस क्या क्या है? एक तो प्रोडक्टिविटी आ गई। Our nation has come a long way in various aspects of human capital since independence। लिटरेसी सबसे पहला क्या है? लिटरेसी, है ना। एंड हेल्प द स्किल प्रोडक्टिविटी ह्यूमन कैपिटल। द एडल्ट लिटरेसी रेट, जो एडल्ट लिटरेसी रेट है भारत में वो किस लेवल पे है? वो यहाँ पे देख लो, क्या है? 85% है फॉर मेल्स एंड 70% है फॉर फीमेल्स 2023। अब साक्षरता का मामला ये है कि पढ़ लिख ले, साक्षरता का मामला ये नहीं है उसमें ज्ञान हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, साक्षर व्यक्ति ज्ञानी नहीं भी हो सकता है और ज्ञानी व्यक्ति साक्षर हो ये जरूरी नहीं होता है। इसीलिए भारतीय संविधान ये प्रावधान करता है कि जो विधायिका हैं उसमें चुने जाने के लिए किसी भी स्तर के शैक्षिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एबिलिटी टू ये मोर इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, जैसे एक टाइम पीरियड में हम ज़्यादा बढ़ा लेना। अडल्ट लिटरेसी रेट जो है ना, साक्षरता दर, परसेंटेज टू पीपल एज 15 एंड एबव हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग ए शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट अबाउट देयर एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। थिंक अबाउट CY, है ना। CY, a student of Saraswati Vidyalaya, grade 8, had dropped out school 2 years back and his father lost his job. How do you think? अब जो
बच्चा छोड़ दिया स्कूल, उसे एजुकेशन नहीं मिला, अब उसे ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। जैसे मान लो कोई बच्चा तुमसे पूछे, 3 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा पूछे एआई क्या है, आप उसे कैसे बताओगे एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताने के लिए आपको पहले पूरी चीजें बतानी पड़ेंगी, वो उसके माथे में, अभी उसके दिमाग में उतना समझ में नहीं आए। तो आपको अभी जब तक ये दो क्या हुआ, ये छोड़ चुका, तो जब एक लेवल पे वो शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, उसे कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है, कैसे चीजें सिखाई जा सकती है, क्योंकि उस लेवल पे तो आना पड़ेगा। जब तक उस लेवल पे ना आए, तो ऐसा भी नहीं है कि जो लेवल पे आ गया वो सीख सकता है। हाँ, लेवल पे आ गया, कम से कम ये तो है कि उसे सर्टिफिकेट एक मिल गया कि हाँ वो लेवल पे आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं वो उस लेवल पे नहीं है। लेकिन बशर्ते क्या है हमारे साथ, हमारे यहाँ एक दिक्कत है कि हम कागज ही तो देखते हैं। हम कहाँ से देखते हैं, हम कहाँ से स्किल देखते हैं? नहीं देखते, हम कागज देखते हैं, और कागज देखने में कई बार कागज रह जाते हैं। खैर, चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, देखो इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे आ गया 2004, 65% ऑफ पीपल इन इंडिया आर बिलो द एज 35 ईयर। ये मैंने बताया भी था, अभी बताया है ना? इन दिस मीन्स दैट इंडिया इज ए यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन विच मे हेल्प द कंट्री reap and benefit of demographic dividend. The demographic dividend refer to a benefit of country yet when it has large number of young and working people. But ये working people तो हैं, लेकिन जब तक स्किल ना हो, ट्रेनिंग ना हो, इसका हेल्थ ना हो, एजुकेशन ना हो, तब तक वो कोई काम के नहीं है ना? वर्किंग पीपल तो हैं, लेकिन उनके पास, जैसे आपने देखा होगा एक चुटकुला है, भारत में काम की कमी नहीं है, भारत में बेरोजगारों की कमी नहीं है। दोनों चीजें हैं, भारत में काम की कमी नहीं है, भारत में बेरोजगारों की कमी नहीं है, दोनों विरोधाभासी हैं। ठीक है, तो ये एक कमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, टुडे देयर बे वास्ट वेराइटी ऑफ जॉब रिक्वायरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल, हाउएवर इंडिया हैज ए रिच लेगेसी ऑफ स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम एंड वर्कमैनशिप। अब यहाँ पे देखो, इंडिया एंशियंट स्किल हेरिटेज है ना। इंडिया जो पुराने समय में जो चीजें थी उसमें देखो, तो आपने यहाँ पे देखोगे तो कई चीजें हैं जो कि यहाँ पे है। फॉर एंशियंट इंडियंस वर्क एज ए फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर नेचर ऑफ एंड स्ट्राइविंग पीपल ऑफरिंग टू द डेटी टू द रिसीवर एज ए केस मे बी इट इज क्रिएटेड डन विद द डिवोशन द टूल्स ए टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज वेयर वर्शिप, जैसे विश्वकर्मा पूजा, आयुध पूजा, है ना। तो और ये लोग क्या करते थे, कला, शिल्प शास्त्र, और ये क्या करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें चलती रहती थी, है ना। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेना है, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, स्टिच शिप बिल्डिंग, जैसे हमारा जो शिप बिल्डिंग था वो बहुत अच्छा था। कहां पे था, तो किस तरीके की शिल्प बिल्डिंग थी, जैसे चोल साम्राज्य में, है ना। उस समय भी चोल, चेर, पांड्य जो साम्राज्य थे उस समय बहुत अच्छी शिप बिल्डिंग थी, स्टिचिंग के द्वारा ये चीजें कर ली जाती थी। और शिप बिल्डिंग में हम लोग बहुत आगे थे, 5th सेंचुरी स्टिच शिप था, और ये हम लोग बहुत आगे थे, नाव को सिल के बनाया जाता था। ठीक है, तो ये हम लोग स्किल में भी बहुत आगे थे। और इसके बाद मैंने ट्रेडिशनल जो था उसमें, फॉर एग्जांपल द स्टिचिंग ऑफ शिप्स और इन 16th सेंचुरी, और ये फिर बदल गया। ठीक है, तो आज के लिए मैं इस चैप्टर में इतना ही रहने देता हूं, फिर अगली क्लास में हम इस पे डिस्कस करेंगे कैपिटल पे। ठीक है, लैंड और लेबर कर लिया, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप पे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।